सो हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्वामी विवेकानंद AKR केमिस्ट्री क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। सो चलिए गाइस, अब हम जो करने जा रहे हैं वो है हमारा GOC का सेकंड लेक्चर। तो देखिए, हम पिछले लेक्चर में जो हमारा लास्ट टॉपिक था वो क्या था भाई, वो था हमारा रिप्रेजेंटेशन मोलिक्यूल फॉर्मूला स्ट्रक्चर। तो हम आखिरकार एक मॉलिक्यूल को किस किस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस चीज को हम पिछले लेक्चर में, मतलब जो हमारा लास्ट टॉपिक था पिछले लेक्चर का, वो ये था। ठीक है ना। तो हम देखिए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड पे पहुंच चुके थे। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड साफ सी बात है, जब दो कार्बन में हमारे सिग्मा ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैपिंग करते हैं, उस टाइम में सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं? पाई बॉन्ड। ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं? पाई बॉन्ड। तो भाई ये पाई बॉन्ड कब फॉर्म होता है? देखिए, बातें मतलब बिल्कुल इजी बातें बतानी नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन फिर भी हम करवा देते हैं क्योंकि बेसिक से ही हम चल रहे हैं, तो जरूरी है ये चीजें थोड़ा बहुत बता दें। ठीक है ना। पाई बॉन्ड कौन से होते हैं? जब साइड वाइज पी ऑर्बिटल की जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, ये जो पी ऑर्बिटल है इनमें ऐसे ऐसे बीच बीच में ओवरलैपिंग होगी और इससे एक बॉन्ड फॉर्म होगा जिसको हम बोलते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है ना। तो हम जब अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड हो, अगर हमारे पास क्या हो भाई, अगर हमारे पास वन बॉन्ड, तो उसमें हम देखें कौन सा बॉन्ड होता है, तो होता है भाई कौन सा? सिग्मा बॉन्ड। अगर बात हम करें, अगर हमारे पास सिंगल बॉन्ड है तो वो सिंगल बॉन्ड कौन सा होगा? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है ना। और अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है, क्या भाई, अगर हमारे पास डबल बॉन्ड है तो वो बॉन्ड कौन सा होगा? एक होगा सिग्मा और एक उसमें होगा पाई बॉन्ड। जो मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, आप सभी स्टूडेंट इस चीज को ध्यान से सुन लीजिए। अगर हम सिंगल एक बॉन्ड की बात करते हैं तो वो कौन सा होता है? सिग्मा बॉन्ड। और अगर हम टू बॉन्ड्स की बात करते हैं तो उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। ठीक है ना। और अगर हमारे पास थ्री बॉन्ड है, और अगर हमारे पास कितने हैं भाई, अगर हमारे पास थ्री बॉन्ड है तो हम इसमें बात करें तो हमारे पास एक तो क्या होता है? सिग्मा, और टू क्या होते हैं? पाई। एक होता है सिग्मा और टू क्या होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है ना। ओके, इसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो आता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है ना। तो देखिए, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये छोटे छोटे टॉपिक बताने के लिए मैं आपको मतलब कि पूरा टाइम नहीं आपका वेस्ट करूंगा, जल्दी जल्दी बता देता हूं आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो लिखिए, हेडिंग डालिएगा हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइजेशन। तो अब ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बता रहा हूं। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन होती है ये आखिरकार क्या है, क्या है हाइब्रिडाइजेशन? ठीक है ना। तो सुनिए, जो हमारा एटम है, कि कोई भी एटम है, उस एटम के कौन कौन से ऑर्बिटल लिगैंड के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं जो हमारा लिगैंड है वो हमारे एक एटम के साथ, जो एटम के किन किन ऑर्बिटल के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, उन ऑर्बिटल्स के बारे में हमें हाइब्रिडाइजेशन से ही पता लगता है। ठीक है ना। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? sp3 sp2 इस टाइप से। तो sp3 का मतलब क्या है कि वहां पर एक तो s ऑर्बिटल लिगैंड के साथ बॉन्ड बना रहा है और तीन p ऑर्बिटल लिगैंड के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। जैसे कि देखिएगा, क्या, जैसे कि हमारे पास एक कार्बन है, कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 और 2p2, ये होती है कार्बन की क्या कॉन्फ़िगरेशन। मैं जो बोल रहा हूं उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। ये जनरली क्या होती है? कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है ना। यहां पर हम कॉन्फ़िगरेशन जब निकालते हैं तो लास्ट के टू ऑर्बिटल्स, लास्ट के टू कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं हम। तो 2s2, तो ये लास्ट के टू ऑर्बिटल्स ले लीजिए, एक s ऑर्बिटल है और ये क्या है? तीन p ऑर्बिटल्स हैं। तो ये 2 और ये 1 और ये 1। ठीक है ना। ये ना s में 2 है और इसमें 2 p में है। ठीक है ना। p में कितने और इलेक्ट्रॉन है? 2 है। तो यहां पर हम क्या करते हैं? यहां पर हम इसका फर्स्ट एक्साइटेशन करते हैं। फर्स्ट एक्साइटेशन हम यहां पर क्या करते हैं? जनरली ध्यान दीजिएगा आप, हम यहां पर इसका फर्स्ट एक्साइटेशन फॉर्म करते हैं। फर्स्ट एक्साइटेशन, जैसे यहां पर फर्स्ट एक्साइटेशन करेंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाएगा। ठीक है ना। देख रहे हो आप? देख रहे हैं ना? फर्स्ट एक्साइटेशन करने के बाद एक इलेक्ट्रॉन यहां पर चला जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारी एक कंप्लीट हाफ फील्ड फॉर्म जनरेट हो गई। कंप्लीट हमारे पास हाफ फील्ड फॉर्म जनरेट हो गई और हर एक ऑर्बिटल में एक एक बॉन्ड बनने की अभी जगह है। मतलब कि मतलब ये जितने भी ऑर्बिटल्स वो वैकेंट हैं, उनमें अभी एक और इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो देखिए यहां पर अब हाइड्रोजन आएगा, यहां पर हम 4 हाइड्रोजन से रिएक्ट करा देंगे इसकी।
ये देखिए, ये देखिए, ठीक है ना। इन 4 हाइड्रोजन से हमने इनको क्या करा दिया, हमने इनको रिएक्ट करा दिया और यहाँ पर क्या फॉर्म हो गया भाई, CH4, जिसको हम बोलते हैं मीथेन। यहाँ पर CH4 जनरेट हो गया। तो अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो जोन जोन से इसमें मतलब कि इसमें कोई भी जो भी ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग बनाने के लिए जो यूज हुए हैं उससे हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल देते हैं। देखिए, एक तो हुआ है कौन सा, s ऑर्बिटल, और 3 कौन से हुए, p ऑर्बिटल। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3, ठीक है ना, sp3, क्योंकि एक s ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने के लिए यूज हुआ है और 3 p ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं। तो साफ सी बात है, ये क्या होगी, sp3, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, ठीक है ना। ओके, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है कि एक एटम के कितने ऑर्बिटल या कौन कौन से ऑर्बिटल, कितने नहीं, कौन से ऑर्बिटल हमारे हाइब्रिडाइजेशन के मतलब कि बॉन्डिंग के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए यूज हो रहे हैं, उससे ही हम यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ओके, समझ गए ना। तो अब देखिएगा, अब एक टेबल बना लीजिए, अब सभी स्टूडेंट एक टेबल बना लीजिए। एक टेबल बनवा रहा हूं, वो टेबल जल्दी से सभी स्टूडेंट आप कॉपी में अपने नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी। क्या, 1 मिनट रुकिए गाइस। अभी तो सही चल रही है वीडियो, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है ना। आगे भी ना आए, बंद हो जाती है बीच में अपने आप ही 10-1 मिनट की बन के, ठीक है ना। तो देखिएगा गाइस, देखिएगा, अब देखिए हम यहां पर एक टेबल बना रहे हैं, लिख लीजिए इसको, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हम यहां पर क्या देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर क्या देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन के बाद क्या देखते हैं भाई, या हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद हम यहां पर देखते हैं परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। तो हम यहां पर देखिए, आप ध्यान से देखिए, इन सभी का प्लस कर दीजिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, अगर हमारे पास 4 क्या है, 4 है, 4 क्या है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमारे पास क्या है, 4 नंबर में ऑर्बिटल्स हैं, 4 ऑर्बिटल्स अगर हमारे पास है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 होगी। क्या होगी, sp3 होगी। एस करेक्टर कितना होगा, 25% एस करेक्टर होगा। और अगर हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हैं तो हमारे पास क्या होगा भाई, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, और जो परसेंटेज एस करेक्टर है वो 33.3% होगा। और अगर हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स हैं तो sp करेक्टर मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, और जो s करेक्टर होगा वो 50% s करेक्टर यहाँ पर होगा, ठीक है ना। तो ये टेबल आप सभी बना लीजिए, और मैंने s करेक्टर ही यहाँ पर क्यों बताया आपको, उसका रीजन है वो मैं आपको बताऊंगा बहुत जल्द। तो यहाँ पर आप कर लीजिए कि s करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, एस करेक्टर का यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है, वो बताता हूँ आपको, ठीक है ना। तो अब इसको नोट डाउन कर लीजिए आप जल्दी, सभी स्टूडेंट, आप सभी इधर चौक चेंज कर लेते हैं। 1 मिनट रुकिए गाइज, हम चौक चेंज कर लेते हैं इतने, आप ये नोट डाउन करिए। जल्दी करिए गाइज, आप सभी इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। कर लिया ना, कर लिया गाइस। तो देखिएगा, अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा आप सभी। तो भाई हम क्या बता रहे हैं आपको, एस करेक्टर के बारे में कुछ बताना जा रहे हैं, एस करेक्टर। तो देखिएगा, सुनिएगा इस, यहां पर जो हमारा परसेंटेज एस करेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के। किसके, इलेक्ट्रॉन, EN मींस मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता रहा हूं यहां पर, ठीक है ना, EN मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, परसेंटेज एस करेक्टर लिख लीजिए सभी गाइस,
परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अब मैंने क्यों कहा कि ये परसेंटेज एस करेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप सभी को पता है हमारे पास कितने ऑर्बिटल हैं, sp-d-f। कितने भाई, ये हमारा मान लीजिए ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। इसके चारों ओर कौन सी हैं, ये देखिए ऑर्बिटल्स, ठीक है, देख लिया ना। तो जो सबसे पहला ये जो ऑर्बिटल्स आते हैं, सबसे पहले ये होते हैं s ऑर्बिटल, फिर आते हैं p, फिर आते हैं हमारे पास d, फिर आते हैं हमारे पास f। तो देखिए जो न्यूक्लियस के सबसे पास ये क्या है भाई, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के सबसे पास कौन सा ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल। तो आप सभी को पता है जो न्यूक्लियस के नजदीक वाले ऑर्बिटल्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपने ओर जकड़ के रखता है, पूरी ताकत लगा देता है। अपनी पूरी ताकत से उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के पास जो हमारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस के पास हमारे जो क्या होते हैं भाई, ऑर्बिटल्स होते हैं, उनको क्या करता है, पूरी ताकत से अपनी ओर खींचता है, ठीक है ना, उन इलेक्ट्रॉन्स को। तो अपनी मतलब अपने अंदर रखता है उनको। तो एस करेक्टर को हम बोल सकते हैं जो एस ऑर्बिटल्स होते हैं, जो एस ऑर्बिटल्स, तो जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा ऑर्बिटल में जितना ज्यादा एस करेक्टर होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच के रखेगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यही होती है कि इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी। और एस ऑर्बिटल भी ऐसा ही होता है, एस ऑर्बिटल भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखता है। रीजन क्या है, रीजन यही है कि एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के सबसे नजदीक होता है, और न्यूक्लियस के जो सबसे नजदीक ऑर्बिटल होगा, सबसे नियरली पास जो ऑर्बिटल होगा, वो क्या होंगे, उसके इलेक्ट्रॉन हम इजिली नहीं निकाल सकते। वो ऑर्बिटल अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी से नहीं देगा, वो अपनी ओर अट्रैक्ट करके रखता है, क्योंकि न्यूक्लियस उसके इलेक्ट्रॉन को जल्दी से नहीं निकलने देता। ओके, ठीक है ना भाई। तो साफ सी बात है, यहां पर एस करेक्टर जो है जितना ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी उतनी ही ज्यादा होगी उस एटम या उस मॉलिक्यूल की, उस मतलब एटम की बोल सकते हो आप, ठीक है ना, उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा यहां पर होगी। तो परसेंटेज एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के कुछ मतलब हाइब्रिडाइजेशन बताइएगा आप। ये जो है ना, जो मैं बता रहा हूं अभी, ये 12th के स्टूडेंट है। देखिए हम अभी जो ये कोचिंग है, ये जो GOC बना रहे हैं, ये NTSC, IIT JEE, नीट, IIT जैम वाले स्टूडेंट को सब पता होगा जो मैं अभी करा रहा हूँ। लेकिन NTSC हो गया और ये जो IIT JEE हो गया, NTSC को तो 10th के स्टूडेंट करते हैं ना प्रिपरेशन, तो उनको थोड़ा पता होती है ये चीज़ें, ठीक है। तो उनको तो स्टार्टिंग से करवाना होता है, ठीक है ना। ओके, तो अब देखिएगा, अब हमारा क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये छोटे जैसे कि 10th क्लास होगी, 12th 11th इन क्लास के स्टूडेंट्स के लिए आप तो निकाल लोगे, BSc IIT जैम वाले स्टूडेंट, ठीक है ना। CH3 CH2 CH3, जल्दी से इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालिए सभी चीजों की, सभी की जितने भी ये है ना एग्जाम्पल जो भी है, इनकी सभी की हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, जल्दी करिएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, ठीक है ना। ओके, उसके बाद एक और देखिए, CH3 CH2 नेगेटिव, CH3 CH2 NH2, ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन बताइए, जल्दी बताइएगा इस हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है कार्बन की, sp3, इसकी क्या sp3, इसकी भी sp3, क्योंकि जितने भी सिग्मा बॉन्ड है उनको काउंट कर लीजिए, जितने भी सिग्मा बॉन्ड है उनको काउंट कर लीजिए। यहां पर देखिए कितनी इसकी sp3, इसकी कितनी sp3, इसकी भी sp3, इसकी बताइए क्या है, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1, और एक हाइड्रोजन के साथ, और एक ये sp2, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसकी कितनी है sp2, इसकी क्या है sp है क्या, बिल्कुल sp है, इसकी क्या है sp, ठीक है ना। इसमें देखिए इसकी क्या sp3, इसकी क्या होगी sp3। अब ये नेगेटिव चार्ज मैंने आपको बताया ना, हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करते हैं, ठीक है ना। तो इसकी भी sp3 होगी, इसकी sp3, इसकी sp3, इसकी भी sp3, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए काउंट करते हैं। लेकिन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज अगर कंजुगेशन में है तो हम हाइब्रिडाइजेशन के लिए उसको काउंट नहीं करते। जैसे कि एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूं, जैसे ये देखिए,
अगर ऐसे है, ये अब क्या है भाई, यहाँ पर देखिएगा आप, जल्दी बताइएगा गाइस, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये क्या है, नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में है। अब ये नेगेटिव चार्ज कंजुगेट है, कंजुगेशन, ठीक है ना। तो कंजुगेट होने के कारण ये क्या है, ये नेगेटिव चार्ज हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है, sp होगी, क्या होगी आप बताइए जल्दी, sp हो गया, क्या होगा, sp2 होगी, ठीक है ना। तो सुन लीजिए ध्यान से, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, इसकी sp2, इसकी भी क्या है sp2, ठीक है ना। तो इन सभी की हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2। तो याद रखिएगा अगर नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यहां पर देखिएगा, ये देखिए, ये क्या है भाई, ये क्या है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये कंजुगेशन में है, ठीक है ना, कंजुगेट में है। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2, इसकी भी sp2 और इसकी भी sp2, ठीक है ना। क्यों हो रही है sp2, आपको पता ही है, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कंजुगेशन में है। तो कंजुगेशन में नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आ जाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए कभी भी काउंट नहीं होते, वो कभी भी हाइब्रिडाइजेशन के लिए काउंट नहीं किए जाते, ठीक है ना। तो इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। आप सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ओके गाइस, एक मिनट रुकिएगा गाइस। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब और क्या है भाई, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है भाई, हाँ नेक्स्ट टॉपिक ये बोल रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, ये देखिए CH, ये देखिए बताइएगा मेरे को, CH2, ठीक है ना। इसमें आप बताइए भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जल्दी बताइएगा इस, अब हमें जल्दी से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताइए। तो देखिए अब साफ सी बात है, जिसमें S करैक्टर सबसे ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, और S करैक्टर ट्रिपल बॉन्ड वाले में सबसे ज्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो ऑर्डर होगा ये। तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.2, इसकी जो होती है 2.8 होती है, और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.5। तो आप जल्दी से गाइस इस चीज को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, मैं जो बता रहा हूं उसको जल्दी से कर लीजिए। क्या बोल रहा हूं मैं आपको, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हमारी C ट्रिपल बॉन्ड C की, वो कितनी होती है, 3.2 होती है। क्या होती है भाई, वो होती है हमारी 3.2। और जो हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव होती है वो होती है हमारी 2.8, और जो CH3 बॉन्ड CH2 नेगेटिव जो होती है वो कितनी होती है, 2.5 उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ठीक है ना। ओके, उसके बाद जो हमको करना है डिग्री ऑफ कार्बन। देखिए डिग्री ऑफ कार्बन आप सभी को पता है भाई, डिग्री ऑफ कार्बन देखिए जल्दी से लिख लीजिए, मैं आपको कुछ कुछ लिखवा रहा हूं यहाँ पर एग्जांपल। डिग्री ऑफ कार्बन, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ अमाइन भी आएगा, डिग्री ऑफ कार्बन। देखिए जो हमारा जीओसी पार्ट है ना, जीओसी, ये जीओसी एक बेसिक है, तो इसमें हमें बेसिक क्लियर कराने होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए डिग्री ऑफ कार्बन, सबसे पहला आपको डिग्री किसकी बतानी है, CH3 डिग्री बताइएगा इसकी, ये क्या है, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्सरी है, इसकी डिग्री बताइएगा। इस कार्बन की डिग्री बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, सभी स्टूडेंट बताइए। सेंटर वाले कार्बन की डिग्री बताइए जल्दी, कितना डिग्री है ये, जल्दी बताइए गाइस, डिग्री ऑफ कार्बन बतानी है, डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन जल्दी बताइए। सेंटर वाले कार्बन की डिग्री बताइएगा, 4th नंबर पे इसकी डिग्री बताइए, डिग्री बताइए जल्दी जल्दी गाइस, जल्दी कीजिएगा, लेट मत कीजिए। डिग्री ऑफ कार्बन जल्दी बताइए, डिग्री ऑफ कार्बन, ठीक है ना, हो गया। तो देखिएगा गाइस, सबसे पहले वाले की डिग्री क्या है, देखिए एक कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन को हटा के कितने कार्बन और लगे हैं, एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन को छोड़ के कितने कार्बन और लगे हैं, उससे हम डिग्री ऑफ कार्बन निकालते हैं। तो देखिए इस कार्बन के साथ CH4 होता है कितना, 0 डिग्री। अब CH4 0 डिग्री है, तो उसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन हटा के एक कार्बन लगा देंगे तो वो बन जाएगा प्राइमरी, और 2 हाइड्रोजन हटा के अगर 2 कार्बन लगा देंगे तो वो बन जाएगा सेकेंडरी। तो देखिए इस
कार्बन के साथ कितना लगा है, एक कार्बन, तो ये प्राइमरी हो गया, ये क्या होगा, प्राइमरी कार्बन। और इसको लगाएंगे तो ये भी प्राइमरी होगा क्योंकि इसके साथ एक कार्बन अटैच है। इसको देखिए, इसके साथ कितने कार्बन अटैच है, या आर ग्रुप, जैसे कि आर ग्रुप क्या होते हैं, कार्बन अल्केनी होते हैं ना, अल्केन या एलोपैटिक, एरोमेटिक या एलिफेटिक बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या है, सेकेंडरी कार्बन, क्या है ये, सेकेंडरी कार्बन। ओके, ये क्या है, टर्सरी कार्बन, टर्सरी कार्बन। ये क्या है ऊपर वाला, ये क्या है, क्वार्टनरी कार्बन। ये क्या है भाई, ये क्या है, 0 डिग्री कार्बन। ये क्या है, 0 डिग्री कार्बन, ठीक है ना। ये क्या है, 0 डिग्री कार्बन है यहां पर। ओके, हो गया, कर लिया ये। अब देखिएगा, अब आगे कीजिए, डिग्री ऑफ अमाइंस, डिग्री ऑफ अमाइन। तो देखिए डिग्री ऑफ अमाइन हम कैसे निकालेंगे, डिग्री ऑफ अमाइन हम कैसे निकालेंगे भाई, ये 1 मिनट में अभी बता देता हूं आपको। डिग्री ऑफ अमाइन कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ अमाइन, डिग्री ऑफ अमाइन निकालिए। ये देखिए क्या है, ये है प्राइमरी अमाइन। एक नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन को हटा करके 3 हाइड्रोजन लगे होते हैं एक नाइट्रोजन के साथ जनरली, ठीक है ना। तो उन हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन को हटा के अगर हम एक कार्बन लगा देंगे, एरोमेटिक या एलिफेटिक ग्रुप लगा देंगे, तो वो क्या बन जाएगा, प्राइमरी बन जाएगा। एरोमेटिक लगाएंगे तो वो सेकेंडरी चलेगा, बता देता हूं मैं, क्योंकि वो सेकेंडरी चलेगा क्या, नहीं प्राइमरी चलेगा, सॉरी, ठीक है ना। तो अगर मैं एक कार्बन लगा दूं, एक हाइड्रोजन हटा के, तो प्राइमरी अमाइन बन गया। और ये क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सेकेंडरी अमाइन है, ठीक है ना। ये क्या है, ये टर्सरी अमाइन है, ठीक है ना। ये क्या है, टर्सरी अमाइन, लिख लीजिए आप, टर्सरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन। आपको ये समझ में आ गया होगा, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन। अब क्वार्टनरी अमाइन क्या होता है, क्वार्टनरी, ये देखिए ये क्या होता है, क्वार्टनरी अमाइन, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड एज द क्वार्टनरी अमाइन, ठीक है ना। ये क्या है भाई, ये हमारा क्या है, क्वार्टनरी अमाइन है, इसको हम क्वार्टनरी बोलते हैं। लेकिन क्वार्टनरी में जनरली क्वार्टनरी स्टेबल नहीं होता, क्योंकि उस पर नाइट्रोजन में क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब ये इसको बताइए आप, ये क्या है भाई, ये बताइए जल्दी, ये क्या है, ये क्या है, ये दिस इज ए सेकेंडरी अमाइन, दिस इज ए सेकेंडरी अमाइन। क्योंकि मैंने आपको बताया स्टीरियोकेमिस्ट्री में, अगर नाइट्रोजन के साथ क्या कनेक्ट है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, मतलब कि कार्बन के साथ कितने क्या क्या कनेक्ट है भाई, डबल कार्बन अटैच होगा। इसको अगर हम खोल के लिखें तो क्या होगा, ये इसका स्ट्रक्चर अगर हम खोल के लिखें तो ये क्या होगा, इस टाइप से, ये इस टाइप से आएगा, इस टाइप से। दिस इज ए सेकेंडरी अमाइन। और लिखिए आप, जैसे कि ये देखिए, ये क्या है, ये क्या है, ये टर्सरी अमाइन है। इसको हम क्या बोलेंगे, टर्सरी अमाइन, टर्सरी अमाइन। तो आप इसको भूल के भी प्राइमरी अमाइन मत कर देना, सी डबल बॉन्ड NH, इसको आप प्राइमरी अमाइन मत कर देना कभी, सोचो एक कार्बन अटैच, नहीं, दिस इज ए सेकेंडरी अमाइन। ये क्या है, सी डबल बॉन्ड NH, सेकेंडरी अमाइन। सी ट्रिपल बॉन्ड N, दिस इज ए टर्सरी अमाइन। सी डबल बॉन्ड NH प्राइमरी अमाइन, सॉरी सेकेंडरी अमाइन, सी ट्रिपल बॉन्ड N इज ए टर्सरी अमाइन। तो आप भूल के भी इसको प्राइमरी अमाइन वगैरह ये मत कर देना, दिस इज ए सेकेंडरी अमाइन एंड दिस इज ए टर्सरी अमाइन। ओके, ठीक है ना भाई, ठीक है। अब देखिए डिग्री ऑफ अल्कोहल, अब आप देखिएगा डिग्री ऑफ अल्कोहल, अब आप जल्दी से देखिएगा डिग्री ऑफ अल्कोहल को। एक मिनट रुकिएगा, इस डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ अल्कोहल को देख लीजिए। एक मिनट रुक के देख लेते हैं, वीडियो बन रहा है क्या, हाँ अभी कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डिग्री ऑफ अल्कोहल, अब डिग्री ऑफ अल्कोहल में क्या होगा भाई, डिग्री ऑफ अल्कोहल में ये देखिए क्या है, आप लिख लीजिए डिग्री ऑफ अल्कोहल। अब हमारा टॉपिक क्या, डिग्री ऑफ अल्कोहल। ये क्या है भाई, ये बताइए क्या है, ये तो है प्राइमरी अल्कोहल, ये है सेकेंडरी अल्कोहल, और ये क्या है, ये क्या है भाई, टर्सरी अल्कोहल। अब आप ये मत बोलिएगा कि ऑक्सीजन में जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हैं और उन हाइड्रोजन को हटा करके अगर हम जो कार्बन लगाएं तो वो होता है डिग्री ऑफ कार्बन। नहीं, डिग्री ऑफ अल्कोहल वो नहीं होता, सॉरी डिग्री ऑफ अल्कोहल वो नहीं होता, ठीक है ना, ठीक है ना। यहां पर क्या होता है, इस अल्कोहल के साथ जो कार्बन कनेक्ट है, अल्कोहल के साथ जो कार्बन कनेक्ट है, उस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन कनेक्ट है, क्या भाई, उस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है, उस हाइड्रोजन को हटा के, उस हाइड्रोजन को हटा के, इस हाइड्रोजन को अगर हटा के
मैं क्या कर दूं इसके साथ जो हाइड्रोजन कनेक्ट है, जैसे कि देखिए ये देखिए ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। अभी देखिए इस अल्कोहल के साथ, इस ऑक्सीजन के साथ एक कार्बन कनेक्ट है, तो ये हो गया प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन। अब इसमें इस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच है, उन हाइड्रोजन में मैं क्या करूं, दो हाइड्रोजन को हटा के, दो हाइड्रोजन को टू हाइड्रोजन को हटा करके अगर मैं यहां पर दो आर ग्रुप रिप्लेस कर दूं तो ये बन जाएगा सेकेंडरी ग्रुप, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल। अगर मैं इस लास्ट वाले हाइड्रोजन को हटा के आर ग्रुप लगा दूं तो ये बन जाता है टर्सरी अल्कोहल। तो आप याद रखिएगा, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल ऐसे निकालते हैं। तो ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल, ये क्या है, टर्सरी अल्कोहल। ठीक है ना, ओके। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना, ओके गाइज, ठीक है भाई, ठीक है। या फिर आप इसको ये इस टाइप से कर सकते हो, इसके साथ आप इस टाइप से भी, ये ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना, याद रखिएगा, ओके। ये ज़्यादा बेटर रहेगा, दिस इज ए प्राइमरी अल्कोहल, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर हम रिप्रेजेंट ही कर रहे हैं, अगर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस टाइप से करेंगे। ठीक है ना, देखिए क्या क्या रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए जो हमारा अल्कोहल, जो अल्कोहल के जो एडजेसेंट पे जो कार्बन है, अल्कोहल के जो एडजेसेंट पे कार्बन है उसके साथ जो हाइड्रोजन लगे हैं, उसमें अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक अगर आर ग्रुप लगा दूं तो वो बन जाता है प्राइमरी अल्कोहल। जनरली ये क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, क्या इसको हम प्राइमरी अल्कोहल बोल सकते हैं? दिस इज ए मिथनॉल। ये क्या होता है, मिथनॉल होता है। ये क्या है, मिथनॉल होता है। क्या, मिथनॉल, मिथेनॉल। ठीक है ना, ओके। अब प्राइमरी अल्कोहल की बात करें, प्राइमरी अल्कोहल की, अगर इन तीन हाइड्रोजन में से मैं एक भी हाइड्रोजन की जगह क्या कर दूं, आर ग्रुप लगा दूं, एक हाइड्रोजन को हटा के आर ग्रुप लगा दूं, कार्बन लगा दूं, आर ग्रुप लगा दूं, ठीक है ना, ओके, तो वो बन जाता है प्राइमरी अल्कोहल। अगर इन तीन हाइड्रोजन में से मैं दो हाइड्रोजन हटा के दो आर ग्रुप लगा दूं तो वो बन जाता है सेकेंडरी अल्कोहल। तीनों हाइड्रोजन को हटा के आर ग्रुप लगा दूं तो वो बन जाता है टर्सरी अल्कोहल। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, मैं जो बोल रहा हूं, अगर हम यहाँ पर इन ये जो अल्कोहल, डिग्री ऑफ अल्कोहल में अगर क्या करें, जो एडजेसेंट पे जो कार्बन है अल्कोहल के एडजेसेंट पे जो कार्बन है, उस कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन कनेक्ट है, उन हाइड्रोजन को हटा के अगर मैं आर ग्रुप लगाता जाऊं तो उस आर ग्रुप से हम डिग्री ऑफ अल्कोहल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर एक हाइड्रोजन हटाया, आर ग्रुप लगाया तो प्राइमरी, दो हाइड्रोजन हटा के दो आर ग्रुप लगाए सेकेंडरी, और तीनों हाइड्रोजन हटा के अगर आर ग्रुप लगाए तो हमारा टर्सरी अल्कोहल कहलाता है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, टर्सरी अल्कोहल कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, टर्सरी अल्कोहल बोलते हैं। ओके, तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है गाइस, तो चलिएगा, अब क्या हमारा भाई टॉपिक, डिग्री ऑफ अल्हाइड, डिग्री ऑफ हैलाइड। डिग्री ऑफ हैलाइड देखिए किस टाइप से हम रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल डिग्री ऑफ अल्कोहल की तरह। ये देखिए, ये हैलाइड है हमारा, ये देखिए, ये क्या है भाई, ये प्राइमरी हैलाइड। ये क्या है, ये क्या है, सेकेंडरी हैलाइड। ये क्या है, टर्सरी हैलाइड। प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, और ये क्या है भाई, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, और ये क्या है, टर्सरी हैलाइड। ध्यान से बताइए मेरे को जो बताया, ठीक है ना। ये क्या है, डिग्री ऑफ हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड, सेकेंडरी हैलाइड, और ये टर्सरी हैलाइड। ठीक है ना, ओके। तो इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए, अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन है किस चीज का, कैलकुलेशन है सिग्मा बॉन्ड का, बिटवीन द पाई बॉन्ड, मतलब कि बिटवीन द टू पाई बॉन्ड भी हम चेक करेंगे, ठीक है ना। और हम सिग्मा बॉन्ड की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो एक मिनट रुकिएगा, लिखिएगा टॉपिक को, जो हम अब टॉपिक बता रहे हैं उस टॉपिक को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिएगा। सभी गाइस नोट डाउन कर लीजिए। कैलकुलेट, लिख लीजिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन द sp2 कार्बन। कैलकुलेट कीजिएगा इस, ये आप जितने भी छोटे स्टूडेंट, मतलब कि छोटी क्लास की स्टूडेंट है, जैसे कि 10वीं क्लास हो गई, 11, 12, 10th, 11, 12th हो गई, उनके लिए हैं ये टॉपिक्स, ठीक है ना। जो नीट, IIT JEE और मतलब IIT JEE एडवांस, और जो इसकी जो हमारे इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं 12th के बेसिक, मतलब कि
जो हमारे सेमेस्टर एग्जाम होते हैं इनकी, एनुअल एग्जाम इनकी, ठीक है ना, उनके लिए टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। ओके, तो देखिए कैलकुलेट, अब हमारा क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड sp2 एंड सिग्मा बॉन्ड बिटवीन sp2 कार्बन। जो हमारा sp2 जो कार्बन होता है उसके sp2 जो कार्बन होता है उसके बीच के सिग्मा बॉन्ड को भी हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो देखिएगा गाइस, हमारे कुछ एग्जांपल ले रहे हैं हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, आप कैलकुलेट कीजिएगा। देखिए हमारे एग्जांपल क्या क्या है, देखिए भाई, बताइए भाई, अगर हम आपसे अब पूछें क्या है भाई, क्या कैलकुलेट करना है आपको, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड की कैलकुलेशन कीजिएगा इस, उसके बाद कैलकुलेट करना है आपको क्या, पाई बॉन्ड, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या कैलकुलेट करना है, सिग्मा बॉन्ड बिटवीन द sp2 कार्बन, बिटवीन द sp2 कार्बन। कैलकुलेट कीजिए जल्दी, ठीक है ना, बता सकते हो ये तो कितने हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं भाई इसमें, इस वाले एग्जांपल में नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3, कितने हैं 3 सिग्मा बॉन्ड है टोटल, पाई बॉन्ड कितने हैं 2, और बिटवीन द sp2 कार्बन, sp2 कार्बन के बीच में कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हैं, जल्दी बताइए, sp2 कार्बन के बीच में। तो ये क्या है, ये हमारा क्या है भाई, जल्दी बताइए। ये देखिए, ये कौन सा कार्बन है भाई, sp2, ये कौन सा है sp2, ये कौन सा sp2, ये कौन सा sp2, ये कौन सा sp2, तो कितने हो गए टोटल sp2 के बीच में, बताइए जल्दी, कितने हो गए, 3 हो गए टोटल नंबर ऑफ जो सिग्मा बॉन्ड बिटवीन द sp2 3 हो गए। इसमें बताइए कितने हैं, जल्दी बताइए। ये देखिए इसमें कितने हैं सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6, टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 6, इसमें कितने हैं, इसमें भी कितने हैं 6, टोटल पाई बॉन्ड कितने हैं इसमें 2, इसमें कितने हैं 3 टोटल पाई बॉन्ड, ठीक है ना। उसके बाद हम यहाँ पर क्या देखते हैं, सिग्मा बॉन्ड बिटवीन द sp2 कार्बन, इसमें बताइए कितने हैं, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp2, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कितने हैं, 3 है, sp2 के बीच के। यहाँ पर बताइए कितने हैं, ये sp2, ये sp2, यहाँ पर टोटल नंबर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 6, किसके बीच के, sp2 के बीच के, ठीक है ना। तो देख लीजिए आप, ध्यान से देख लीजिए। लेकिन अब अगर हम बात करें कि हमने यहाँ पर कोई गड़बड़ी की है क्या, की है भाई, जल्दी बताइएगा गाइस, क्या हमने यहाँ पर कुछ मतलब गड़बड़ी तो नहीं कर दी है, लग रहा है आपको, जो पूछ रहा हूँ जल्दी बताइएगा। तो देखिए ये जो सिग्मा बॉन्ड है, हमने टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकालने थे, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये तो है भाई कार्बन और कार्बन के बीच के सिग्मा बॉन्ड, जो हमारे कार्बन और कार्बन के बीच के सिग्मा बॉन्ड है वो। तो हम आखिरकार मतलब कि सभी स्टूडेंट, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके सामने डायरेक्ट स्ट्रक्चर बन के आता है। मैंने क्यों करवाया, ये आपको रीज़न है इस चीज़ का रीज़न है, क्या है वो रीज़न, क्योंकि स्टूडेंट क्या करता है, स्टूडेंट डायरेक्ट इस टाइप के स्ट्रक्चर को देखता है। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, मैंने बताया आपको, बॉन्ड लाइन नोटेशन। ये स्ट्रक्चर कौन सा है, बॉन्ड लाइन नोटेशन, जिसमें हम एटम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, जिसमें हम ओनली लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन स्ट्रक्चर है ये, ठीक है ना। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये हमारा एक बॉन्ड लाइन नोटेशन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, बॉन्ड लाइन नोटेशन स्ट्रक्चर, जिसमें हम ओनली लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो बंदा मतलब कि जो है ना वो पता क्या करेगा, मतलब जो 10th 11th क्लास के स्टूडेंट वो क्या करेंगे, डायरेक्ट बस ये देख लेंगे लाइन,
भाई कार्बन कार्बन के बीच का सिग्मा बॉन्ड यही है, लेकिन भाई कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो सिग्मा बॉन्ड होता है। तो कार्बन और हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए कितने हैं, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर देखिए कितने हाइड्रोजन है भाई। हाइड्रोजन को भी आप लिख लीजिए, हाइड्रोजन को भी आप सभी लिख लीजिए, ठीक है ना। ये देखिए हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, ये एक और, ये एक और, ये एक और, ये एक और। तो अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर टोटल कितने हाइड्रोजन हैं। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पर टोटल कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, जल्दी बताइएगा इस कितने हैं भाई। तो देखिए यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर कितने होंगे, 9 होंगे, ना कि यहाँ पर 3 होंगे। भूल के भी 3 मत करना, 9 है। तो मैंने ये गलती इसीलिए की थी ताकि आप मतलब कि अगर जिसको आता होगा वो पहले ही पकड़ लेगा, सर 3 कैसे हुए, 9 होंगे कार्बन हाइड्रोजन। लेकिन जो मतलब छोटी क्लास के जो स्टूडेंट जैसे 10th 11th, हम मतलब कि MSc वाली बात नहीं कर रहे, BSc वालों की बात नहीं कर रहे, हम 10th के 11th के और 12th के स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे 10th वाले स्टूडेंट की मेनली, 10th और 11th वालों की, ठीक है ना, जो NTSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो डायरेक्ट बॉन्ड लाइन नोटेशन में कार्बन हाइड्रोजन ना देख के डायरेक्ट बस जल्दी जल्दी इसको देख लेंगे कार्बन कार्बन को। तो ऐसी भूल मत करना बिल्कुल भी, पूरा स्ट्रक्चर बनाना, बॉन्ड लाइन नोटेशन का कंप्लीट आप स्ट्रक्चर बनाना, और उसके बाद आप सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करना। उसके बाद आप क्या करना, सिग्मा बॉन्ड को, टोटल सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर कितने 9, यहाँ पर कितने हैं टोटल भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने भाई टोटल 14। दोबारा कैलकुलेट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है ना। यहाँ पर कितने हैं, ये 6 6 12, ठीक है ना। यहाँ पर कितने हैं 12। तो ये टेबल बिल्कुल करेक्ट है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। ओके, तो आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी में जल्दी से इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी नोट डाउन कीजिएगा गाइस, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए आप सभी। तो अब देखिएगा, अब हम जो आपको कराने जा रहे हैं गाइस, अब वो जो टॉपिक है वो क्या है भाई, अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का टॉपिक है। क्या है भाई, DBU, डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन जिसको हम बोलते हैं, या फिर बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो ये DBU या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है, DBU एंड DU। जनरली देखिए DBU जो होता है, DBU एक आप सभी को पता हो, तो DBU एक हमारे पास रिएजेंट भी होता है जो जनरली एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का, जो भी अल्कोहल को या किसी चीज़ को मतलब वो जनरली क्या करता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने का वर्क करता है। तो ये देख लीजिए आप, DBU हमारा एक रिएजेंट, केमिस्ट्री मैंने आपको क्वेश्चन कराया था उसमें DBU यूज़ हुआ भी था, ठीक है ना। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, DBU और DU क्या होता है। तो आप DBU को रिएजेंट मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ये क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन या डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन में हमें कैलकुलेट करना होता है कि किसी भी कंपाउंड का DU कितना है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, डबल बॉन्ड अनसैचुरेशन कितना है। तो इससे हम क्या समझते हैं, हम किसी भी डबल बॉन्ड, किसी भी कंपाउंड को सैचुरेट करने के लिए कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। हम याद रखिएगा, टू हाइड्रोजन, अगर कहीं पर किसी भी कंपाउंड को सैचुरेट करने के लिए अगर 2 हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं तो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 के इक्वल होगा। बात सुनिए, अगर कहीं पर भी किसी कंपाउंड के लिए, अगर किसी भी कंपाउंड के लिए उस कंपाउंड को सैचुरेट करने के लिए 2H अगर यूज हो रहे हैं, मतलब कि 2 हाइड्रोजन अगर यूज हो रहे हैं, तो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 के इक्वल होगा। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 के, अगर यहाँ पर क्या हो रहा है, 2H2 यूज हो रहे हैं तो 2 होगा, 3H2 अगर यूज हो रहे हैं तो यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा, तो यहाँ पर जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो 3 होगा। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए।
ठीक है ना। सभी स्टूडेंट आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है गाइज, सभी नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पर जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो क्या होगा भाई, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन यहाँ पर क्या होगा 3 होगा। ठीक है ना। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर हमको क्या देखना है, इसके बाद अब हम यहाँ पर हमको क्या देखना है, तो अब हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, अगर कहीं पर डबल बॉन्ड है, अगर कहीं पर क्या है C डबल बॉन्ड C, तो यहाँ पर सैचुरेट करने के लिए इसको 2 हाइड्रोजन लगेंगे, तो 2 हाइड्रोजन के लिए 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होता है। और अगर कहीं पर रिंग है तो इसको सैचुरेट करने के लिए, इसको ओपन करने के लिए कितने हाइड्रोजन लगेंगे 2, तो इसका भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। तो अगर कहीं पर एक सिंगल रिंग हो और उस सिंगल रिंग को ओपन करने के लिए 2 हाइड्रोजन लगेंगे, तो उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होता है 1 होता है। और अगर उस रिंग के ही अंदर डबल बॉन्ड भी हो, डबल बॉन्ड, तो हम क्या करेंगे, उस रिंग को ओपन करने के लिए और उस डबल बॉन्ड को सैचुरेट करने के लिए हमें 4 हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। तो वहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 आ जाएगा, कितना 2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस चीज को आप जल्दी से लिख लीजिए। अब हम कैलकुलेट करते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और उसके बाद मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला भी होता है, उस फॉर्मूले के थ्रू भी मैं आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, करिए गाइस, ये देखिए, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। ठीक है ना, इसको हमने रिएक्शन कराया, इसको हमने रिएक्ट कराया। ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा भाई, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 2 हाइड्रोजन से यहां पर सैचुरेशन इसका हो जाएगा CH3 CH2 और ये क्या है CH3। तो इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो कितना हो जाएगा 1। इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो कितना आ जाएगा भाई, वो हमारा 1 हो जाएगा। जो मैं बता रहा हूं आपको उसको आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो यहाँ पर 1 आ जाता है। इसका जो भी यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो क्या हो जाता है, वो यहाँ पर हमारा 1 हो जाता है। ठीक है ना। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इज इक्वल टू 1। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, इसके बाद एग्जांपल हमारा क्या है भाई, रिंग का। रिंग का इसको भी ओपन करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, 1 चाहिए। तो ले लीजिए, हो गई ओपन। ठीक है ना। तो कितना है इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1, तो इसका ड्यू कितना है 1, इसका ड्यू कितना है 1। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1। ठीक है ना। देख लीजिए, आप अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से आप इस चीज को कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके गाइज, अब देखिए अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं, अब आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बहुत से मैं एग्जांपल लिखाऊंगा, आपको खुद को उसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना है। तो लीजिए, सबसे पहला लिखिए आप, सबसे पहले लिखिएगा आप, लिखिए ये लिखिए, जल्दी निकालिए गाइस, जल्दी करिए। जल्दी कीजिएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालिए सभी आप इनका। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जल्दी करिए गाइस। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जल्दी कैलकुलेट कीजिए, मेरे को जल्दी से आंसर चाहिए इनके सभी के, जल्दी इन सभी के आंसर दीजिए गाइस, सभी कीजिए इनको। एडमंटेन स्ट्रक्चर, एडमंटेन स्ट्रक्चर का पता है ना आप सभी को, मैंने करवाया हुआ है। क्या है एडमंटेन स्ट्रक्चर, है ये इनके डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालिएगा जल्दी। इन सभी स्ट्रक्चर के डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मेरे को जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए, फिर उसके बाद मैं फॉर्मूले के थ्रू भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना बताऊंगा, जो आपके लिए CSIR नेट JRF और जितने भी एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि DBO निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि एरोमेटिसिटी
जनरली हम एरोमेटिसिटी नहीं, जनरली हम यहाँ पर जो हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें किसी भी कंपाउंड को पता करने के लिए ये एक शॉर्ट फॉर्म है, ये एक शॉर्ट फॉर्मूला आएगा जिससे हम क्या पता कर सकते हैं कि किस टाइप का यहाँ पर स्ट्रक्चर होगा। जैसे कि हमें पता है कि अगर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 है या 4 से ज्यादा है तो वहां पर एक रिंग होगा, वहां पर 6 मेंबर्ड रिंग हो सकता है या 4 मेंबर्ड रिंग हो सकता है, मतलब कुछ भी, मतलब कि अगर 4 से ज्यादा है या 4 है तो वहां पर एक बेंजीन रिंग हो सकता है। क्या बेंजीन रिंग, 3 तो क्या होगा पाई बॉन्ड के लिए आएगा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 रिंग के लिए आएगा, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर बताइए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या होगा भाई, यहाँ पर जल्दी बताइए गाइज, यहाँ पर जो हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो क्या होगा भाई, जल्दी बताइए गाइज। एक मिनट रुकिएगा, तो यहाँ पर जल्दी बताइएगा, यहाँ पर जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है वो क्या होगा, यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जो वो क्या होगा 2, यहाँ पर कितना होगा 2, तो इसके लिए तो इसके लिए यहाँ पर होगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, यहाँ पर बताइए कितना होगा। इसको ओपन करने के लिए क्या होगा भाई, जल्दी बताइए, आप कीजिए इसको जल्दी से आप कीजिए। यहाँ पर कितनी रिंग है टोटल कितनी रिंग है, देखिए मैंने इसको ऊपर से यहाँ से ओपन कर दिया, मैंने इसको यहाँ से कर दिया, मैंने इसको यहाँ से कर दिया, मैंने इसको यहाँ से भी कर दिया और मैंने इसको यहाँ से भी कर दिया। देखिए हम ओपन करते हैं इसको, हम इसको ओपन करते हैं, देखिए मैंने ऊपर से इसको करने के लिए कितने हाइड्रोजन चाहिए भाई, मैंने इसको किया, इसको किया, इसको किया, इसको किया, ठीक है ना, फिर इसके बाद मैंने इसको किया। अब देखिए क्या ये ओपन है, बिल्कुल ओपन है, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट हुई इसको ओपन करने के लिए, बताइए कितने हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन 10 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट हुई, 10 हाइड्रोजन मीन्स 5, यहाँ पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आएगा इसका 5 आएगा, यहाँ पर इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है ना। तो आप सभी कीजिए, आप सभी इसको कैलकुलेट कीजिए भाई, आप सभी इन चीजों को कैलकुलेट कीजिए अपनी कॉपी में। तो इसका जो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या आएगा 5 आएगा, इसका क्या आएगा, एक तो इस रिंग को ओपन करने के लिए, ठीक है ना, और एक इसको ओपन करने के लिए और एक इसको ओपन करने के लिए, तो कितना चाहिए, एक मिनट रुकिए, एक इसको टोटल हो गई ओपन, तो यहाँ पर कितनी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आई 3, यहाँ पर 3 अनसैचुरेशन आ गया, ठीक है ना। अब इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा, जल्दी बताइए, इसमें इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। देखिए इसमें आप सोच रहे होंगे कि इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है 4 आएगा, कितना आएगा 4 आएगा, और इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आएगा 4 आएगा, 4 आएगा, इसका तो 4 आएगा लेकिन इसका 4 नहीं आएगा। वो आपको किस प्रकार पता लगेगा, क्योंकि नाइट्रोजन में भी डबल बॉन्ड है, नाइट्रोजन में यहाँ पर क्या है डबल बॉन्ड है, क्योंकि नाइट्रोसल ग्रुप ऐसे तो होता है NO2, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जनरली 4 नहीं 5 आएगी, लेकिन इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 ही आएगी, ठीक है ना, इसकी 4 ही आएगी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। अब इस टाइप के कंपाउंड्स के लिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, एक फॉर्मूला देखना होता है, ठीक है ना। उस फॉर्मूले को आप जल्दी से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को आप सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी में जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, जो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है वो आप जल्दी लिखिए। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ड्यू निकालने का फॉर्मूला है, और वो क्या है भाई, कार्बन +1 माइनस H + X - N डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना। ये वो फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कैलकुलेट करते हैं। इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं भाई, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कैलकुलेट करते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कैलकुलेट करते हैं किससे, इस फॉर्मूले से, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो इस चीज को आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना भाई, ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी स्टूडेंट। तो अब इसके बाद देखिएगा, अब इसके बाद आप एक चीज देखिएगा जो हम बता रहे हैं आपको। तो देखिए आपको एग्जांपल के साथ मैं समझाता हूं, ये देखिए, ठीक है ना, यही है ना स्ट्रक्चर। तो इसको थोड़ा बैंड से बना लीजिए, ठीक है ना, यही स्ट्रक्चर है हमारे सामने। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले हम नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे कितने, 1 2 3 6, मतलब फाइनली यहाँ पर 6 कार्बन है, और +1 कीजिए, फिर उसके बाद एक चीज देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3 4 5,
ये देखिए कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है? 5 प्लस x कितना है? x मींस क्या है? नंबर ऑफ हेलोजन नंबर ऑफ हेलोजन 0 है। नाइट्रोजन कितने हैं? 1 नाइट्रोजन है, 1 नाइट्रोजन, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय 2, तो 1 नाइट्रोजन है, ठीक है ना। ओके, हो गया ना, हो गया। इसके बाद देखिए हम यहां पर क्या करेंगे भाई, जल्दी बताइएगा गाइस, यहां पर क्या करेंगे? देखिए 4 कीजिए, यहां पर कितना आ जाएगा? 7 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 आ गया, और 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। तो इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना आ गया? 5 आ गया। इसका मतलब जो फंक्शनल ग्रुप के पाई बॉन्ड्स जो होते हैं, फंक्शनल ग्रुप में जो डबल बॉन्ड होते हैं, उसको भी हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब साफ बात है कि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप का जो डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको भी हम कैलकुलेट करते हैं डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में, तो यहां पर इसका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 5 आएगा, ना कि 4 आएगा। ये मैंने आपको बता दिया किसके थ्रू भाई? एक फॉर्मूले के थ्रू, ठीक है ना। इस फॉर्मूले से आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपको जरूरी नहीं स्ट्रक्चर ही आए, यहां पर आपको ये इस टाइप से भी फॉर्मूला दे देगा, C6H5NO2। तो आपको अगर ये केमिकल फॉर्मूला दे देता है, अगर आपको एक मॉलिक्यूल की केमिकल नंबरिंग, अगर किसी भी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की ओनली नंबरिंग से अगर नंबरिंग फॉर्मूला दे देता है, ठीक है ना, नंबरिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर दे देता है, तो उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से भी हम क्या कर सकते हैं? हम यहां पर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब अगर हाइड्रोजन वाले फॉर्मूले से लगाएं कि कितने हाइड्रोजन आएंगे सैचुरेट करने के लिए, तो हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए, लेकिन हम पता कैसे कर सकते हैं? तो इस फॉर्मूले का हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करके हम इस स्ट्रक्चर को निकालते हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चर को कैसे? हमारे पास डाटा होगा वहां पर, जैसे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, सो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का हम क्या करते हैं? डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालते हैं, ड्यू। वो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आ गया 5 का मतलब क्या? 4 से ज्यादा है, मतलब 4 और 4 से ज्यादा हुआ तो वहां पर एक बेंजीन रिंग हो सकती है, साफ सी बात है। और बेंजीन रिंग के वहां पर एक हमारे डाटा पाएगा, हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक के डाटा होगा, स्पेक्ट्रोस्कोपिकल डाटा। उस स्पेक्ट्रोस्कोपिकल डाटा में हमारे पास पीपीएम की वैल्यू होंगी, केमिकल शिफ्ट वैल्यू, उस केमिकल शिफ्ट वैल्यू से हम पता कर लेंगे कि क्या आ जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। ओके, तो भाई ये हो गया हमारा सेकंड लेक्चर कंप्लीट। अब जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको परमानेंट जो हमारे ये इफेक्ट नहीं होते, इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, ये आपको करवाने जा रहा हूं। तो मतलब करवाने जा रहा हूं क्या, नेक्स्ट लेक्चर में करवाएंगे, ठीक है ना। तो वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, उनको हम जनरली क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जनरली क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में क्या होता है भाई? हमारा जो एक इलेक्ट्रॉन है, किसी भी एटम में या किसी भी बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मतलब कि एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन की ओर जाना, ठीक है ना, वही जनरली इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहलाता है। क्या भाई? हमारे एटम या हमारे बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, या इलेक्ट्रॉन एक पोजीशन से वन पोजीशन टू मूव अनदर पोजीशन, यही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट कहलाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बोलते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? ये जनरली क्या होता है भाई? यहाँ पर परमानेंट इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट, हम यहाँ पर क्या क्या देखेंगे? यहाँ पर हम देखेंगे भाई किस चीज को? परमानेंट इफेक्ट, और किसको? इंडक्टिव इफेक्ट को, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इंडक्टिव सबसे पहले तो हम यहाँ पर परमानेंट और टेम्परेरी इफेक्ट को देखेंगे। क्या देखेंगे? इंडक्टिव नहीं, परमानेंट और टेम्परेरी इफेक्ट को। परमानेंट इफेक्ट क्या होते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होते हैं, इन चीज़ों को हम डील करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आपको बताएंगे इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, और जो हमारा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, ठीक है ना, ये क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम इंडक्टोमेट्रिक, ठीक है ना, आइसोमेरिक, मतलब ये सब कुछ आएगा, ठीक है, इंडक्टोमेट्रिक, ठीक है ना। ये सारे इफेक्ट आपको हम आगे स्टडी कराएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी नहीं, ठीक है ना। अभी के लिए इतना ही काफ़ी। इस लेक्चर को कंप्लीट अपने नोट्स बनाइए, देखिए, और क्वेश्चन फिर हम आगे मतलब हमारे क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करवाने वाले हैं वहाँ, ठीक है ना। ओके, इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी। ओके, बाय।